जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आरके क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है और एग्जाम में हर साल इससे एक ना एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं आज। सांख्यिकी आपने क्लास 9 तक पढ़ी है। जहाँ तक आपने 9th पढ़ी है उससे आगे हम क्लास 10 पढ़ने वाले हैं। तो तीनों टॉपिक माध्य, माध्यक और बहुलक जो आपने क्लास 9 पढ़ा है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो माध्य यानी मीन, माध्यक कई कई किताबों और माध्यिका भी लिखा रहता है, तो इंग्लिश में इसे मीडियन बोलते हैं। बहुलक मोड। तो माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो शब्द है आंकड़े। वो शब्द है आंकड़े, या जिसे हम डेटा भी बोलते हैं। आंकड़े, डेटा क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक मार्कर है, तो ये क्या हो गया? ये एक आंकड़ा हो गया। ऐसे ही जैसे आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी है तो आप बोलेंगे कि 50 विद्यार्थी हमारी क्लास में, तो वो क्या हो गए? वो कुछ आंकड़े हो गए। ऐसे हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, तो वो क्या हो गए? वो आंकड़े हो गए। तो डिफरेंट तरीके के आंकड़े होते हैं। आंकड़ों का अध्ययन, इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन क्या होता है? तो इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन को हम बोलते हैं सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। तो इन्हीं आंकड़ों के अध्ययन को हम सांख्यिकी बोलते हैं। सांख्यिकी एक प्रकार से सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। जैसे गणित की एक शाखा है बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, वैसे ही सांख्यिकी भी एक गणित की शाखा है। जिस प्रकार से आपके साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो अलग अलग होती है, वैसे ही अगली क्लासों में अगर आप कंटिन्यू करते हैं मैथ, तो अगली क्लासों में आपके मैथमेटिक्स में भी ये शाखाएं आपके आने वाली है। तो सांख्यिकी हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़े, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट है, क्या है? तो 15 स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में, जिनमें 15 स्टूडेंट है। 15 स्टूडेंट है आपकी क्लास में। आपका एक टेस्ट हुआ जिसमें से आपके 10 में से कुछ ना कुछ नंबर आए। कितने नंबर का पेपर था? तो 10 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपके कुछ ना कुछ नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 7 नंबर आए, किसी के 3, किसी के 2, ऐसे ही कंटिन्यू किसी के नंबर आए। तो ये 15 विद्यार्थियों के नंबर आ गए कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ, कि स्कूल में टेस्ट हुआ, तो 15 जनों के कुछ ना कुछ नंबर आए 10 में से। जैसे कि किसी के 7 नंबर आए, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 9 नंबर आए, तो ये आपके टेस्ट के आंकड़े हो गए। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोलेंगे हम रॉ डेटा। क्या बोल सकते हैं इसको हम? रॉ डेटा, या इसको हम बोल सकते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। क्या बोल सकते हैं इसे? रॉ डेटा या यथा प्राप्त आंकड़े। तो आंकड़े भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमने लिख लिया यथा प्राप्त आंकड़े, जैसे रॉ डेटा बोला जाता है। तो इसके माध्य, माध्यक और बहुलक आपने क्लास 9 में सीख लिया है। यथा प्राप्त आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक आपने क्लास 9 तक सीख लिया है। क्लास 10 में हम सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसी को मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ टेबल फॉर्म में। तो जैसे कि मैं एक टेबल बना लेता हूँ इधर। जैसे कि मैं ये पन्ने एक टेबल बना ली, ये पन्ने टेबल बना ली, टेबल के पन्ने। वही एग्जाम्पल कि टेस्ट हुआ, टेस्ट के प्राप्तांक है कुछ, जिसको हम x भी लिख सकते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या, या इसे हम बारंबारता भी लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी f। तो प्राप्तांक और बारंबारता आ गई हमारे पास में। अंक चल रहे हैं हमारे कि 1 से 10 तक, यानी 10 नंबर का टेस्ट हुआ तो कुछ ना कुछ नंबर आए। तो हम लिख सकते हैं कि किसी के 1 नंबर भी आया होगा, तो किसी के 2, ऐसे ही। तो किसी के 6 नंबर भी आए होंगे, किसी के 10 नंबर भी आए होंगे। तो ये हमने प्राप्तांक लिख लिए। तो 1 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए? तो 1 नंबर हमारे को दिख रहा है कि 1 नंबर 1 विद्यार्थी का आया। ऐसे ही 2 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए? तो 2 नंबर हमको दिख रहा है कि 3 विद्यार्थियों के 2 नंबर आए। ऐसे 3 नंबर, तो 3 नंबर हमारे को दिख रहा है कि 3 विद्यार्थियों के 3 नंबर आया। 4 नंबर, तो 4 नंबर सिर्फ एक ही विद्यार्थी के 4 नंबर आया। 5 नंबर, तो 5 नंबर भी एक ही विद्यार्थी का आया। ऐसे 6 नंबर, तो 6 नंबर किसी का आया ही नहीं, यानी 0 विद्यार्थी के 6 नंबर। ऐसे 7 कितने विद्यार्थियों के आ रहे हैं? तो 7 1 2 3 और 4 विद्यार्थियों के
7 नंबर आ रहे हैं। ऐसे ही 8, तो 8 हम देख पा रहे हैं कि 8 किसी विद्यार्थी के नहीं आ रहा है। ऐसे ही 9, तो 9 2 विद्यार्थियों के आ रहे हैं, तो 2 विद्यार्थियों को 9 नंबर आ रहे हैं। और 10 नंबर, तो 10 नंबर किसी के नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास में एक सारणी बन गई, आंकड़ों को हमने व्यवस्थित रूप से जमा दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 और 3 4 7 8 9 13 और ये 15, हमारे पास 15 विद्यार्थी थे और 15 विद्यार्थी हमारे पास में आ गए। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के आंकड़ों को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं? तो अवर्गीकृत आंकड़े। इन्हीं आंकड़ों को हमने व्यवस्थित तरीके से सारणी बनाकर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 50 विद्यार्थियों के ऐसे टेस्ट के नंबर होते हैं तो आप गिनने में रह जाते कि किस विद्यार्थी कितने नंबर आए, किसके कितने नहीं आए, तो आप समझ नहीं पाते उनको। बट अगर ऐसे सारणी व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं, हम आसानी से समझ पाते हैं कि किस विद्यार्थी कितने नंबर आए। ये व्यवस्थित तरीके से इनको हम अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए यथाप्राप्त आंकड़े और ये हो गए अवर्गीकृत आंकड़े। इन्हीं आंकड़ों को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इनको ही छोटा करके एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये अवर्गीकृत हो गए, तो एक आंकड़ा हमारे पास में होता है वर्गीकृत आंकड़ा, या जिसे हम बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या होता है वर्गीकृत आंकड़े? तो वही टेबल फॉर्म में सबसे पहले प्राप्तांक, या जिसे हम एक्स भी लिख सकते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, वही बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो प्राप्तांक है हमारे पास में इधर। अच्छा, वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है? मतलब इनको एक वर्ग के रूप में जमाना। जैसे कि 1 व 2 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, कि जिस विद्यार्थी 1 नंबर आया वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो 2 नंबर भी ला सकता है। यानी 1 व 2 लगभग समान है, लगभग समान है। ऐसे 3 और 4 ये लगभग समान है। जिसके 3 आए वो थोड़ी सी और मेहनत करे तो उसके 4 नंबर भी आ सकते हैं। ऐसे 5 और 6 समान है, 7 और 8 समान है। तो ये लगभग समान दिख रहे हैं हमको कि 3 और 4 समान है, ऐसे ही 5 और 6 समान है। तो हम ले सकते हैं वर्ग के रूप में ले सकते हैं कि 1 से 2 तक, कि 1 से 2 तक के विद्यार्थी इस रो में आ जाएंगे क्योंकि ये लगभग समान है। ऐसे फिर लेंगे हम 2 से 4 तक, कि 2 से 4 के बीच के जितने विद्यार्थी हैं वो लगभग समान नंबर ही है उनके, वो थोड़ी सी और मेहनत करें तो इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे लेंगे हम 4 से 6, 6 से 8 और 8 से लास्ट लेंगे हम 10, क्योंकि अंतिम 10 नंबर तक ही है। अगर 10 से ज़्यादा होता तो हम और आगे बनाते। तो 1 से 2, अब कंफ्यूजन करेगा कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हम कौन सा काउंट करेंगे? 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, हम कौन सा काउंट करेंगे, या हम उसको कहाँ काउंट करेंगे? तो हम हमेशा निम्न सीमा में काउंट करते हैं। निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट। अगर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हम ये काउंट करेंगे। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है तो हम यहाँ पर 4 को काउंट करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी के 4 नंबर है तो हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे उसको, हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो देखते हैं कि 1 से 2, यानी 1 से 2 के बीच में कितने विद्यार्थी नंबर आ रहे हैं? तो 1 से 2 तो यह काउंट होगा नहीं, 2 नीचे काउंट होगा, तो हम 2 नहीं लेकर के सिर्फ 1 ही लेंगे। तो 1 नंबर आ रहा है सिर्फ 1 विद्यार्थी के। ऐसे 2 से 4, तो 2 और 3 लेंगे क्योंकि 4 तो नीचे काउंट हो रहा है। तो 2 और 3 में 6 विद्यार्थी है। ऐसे 4 से 6, तो 4 और 5 लेंगे तो हमारे पास में 2 विद्यार्थी है। 6 से 8, 6 और 7 लेंगे तो सिर्फ हमारे पास में 4 विद्यार्थी है। 8 से 10, तो 8 और 9 लेंगे तो 2 विद्यार्थी है। 10 में वैसे कोई है नहीं। तो हमारे पास में ये वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में टेबल आ गई। ये थोड़ा सिस्टमेटिक लग रहा है, आप और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम देखें कि क्लास वीक है या थोड़ी होशियार है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं, कम नंबर की तरफ ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं, इधर थोड़े कम बच्चे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं क्लास थोड़ी सी वीक है। तो इस प्रकार से हम वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े और इन्हें हम यथाप्राप्त आंकड़े बोलते हैं। तो ये आप जमाना सीखे गए होंगे क्योंकि ये आपके अगर आने वाली प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3 में इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं आंकड़ों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं आंकड़ों के अध्ययन को हम सांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम माध्य देखने वाले हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम माध्यक और बहुलक को भी कंप्लीट करेंगे। तो माध्य, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं। तो माध्य निकालने की सबसे पहले विधि है प्रत्यक्ष विधि।
कल्पित माध्य विधि दूसरी, और तीसरी विधि है हमारे पास में पग विचलन विधि। कहीं पर इस पग विचलन को पद विचलन भी लिखा जाता है, पर किताब में पग विचलन लिखा है तो मैंने भी यहीं पर पग विचलन ही मानूंगा मैं भी फिर। तो 3 विधियां हमारे पास में, और मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया है किताब का ही। तो सबसे पहले हमारे पास में प्राप्तांक, जिसे हम x भी लिख सकते हैं। तो एक कक्षा में टेस्ट हुआ, उनमें से कुछ कुछ नंबर दिए हुए हमारे को, और विद्यार्थियों की संख्या यानी कितने विद्यार्थियों के ये नंबर आए। तो विद्यार्थियों की संख्या हमारे को दे रखी है एक बार। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक, ये 100 में से प्राप्त किए गए अंक हैं। नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य से भी सीखेंगे और पग विचलन विधि से भी सीखेंगे। तो तीनों विधियों से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ताकि हमको पता भी चले कि इनसे आंसर भी सेम आता है या नहीं आता है। वैसे आंसर सेम ही आता है, बट एक बार हम सीख भी लेंगे तीनों विधियों को। तो चलिए प्रत्यक्ष विधि से शुरू करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हमने देखा था 9th क्लास में, एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, माध्य को हम लिख सकते हैं x बार। तो हम लिखेंगे सिग्मा fx या सिग्मा f। किताब में सिग्मा fi xi लिखा हुआ है, सिग्मा fi लिखा हुआ है। अगर आप i नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं i नहीं लिखूंगा। तो ये हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है। यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट ये है कि हम सिग्मा किसे बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सबका सम करना। सम मतलब सबको जोड़ना। तो सबका योगी क्या होता है? सिग्मा। यानी इन सबको मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिग्मा, यानी सबका टोटल। तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास में प्राप्तांक दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। हमारे पास में क्वेश्चन में बोल रखा है हमारे पास में कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो हमारे पास में 30 विद्यार्थी है कुल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ, ये एफ है, एफ का हमने टोटल कर दिया तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ। कितने हैं हमारे पास में? 30। अब हमारे को चाहिए सिग्मा एफ एक्स, यानी एक्स और एफ का गुणा। तो एक नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास में। तो ये हमने एक नया कॉलम बना दिया, इसको हम नाम दे देंगे सिग्मा एफ एक्स, या आप चाहे तो सिर्फ एफ एक्स भी रख सकते हैं। लास्ट में इसका टोटल आ जाएगा, उसको हम सिग्मा एफ एक्स नाम दे देंगे। तो प्राप्तांक हमारे पास में ये विद्यार्थियों की संख्या है, एक्स है हमारे पास में और एफ है, इसको हम गुणा करेंगे और उधर लिखेंगे। तो सबसे पहले 10 को गुणा करेंगे 1 से, 10 इंटू 1 10 ही होता है, 20 इंटू 1 20 ही होता है, 36 इंटू 3 तो 6 तिया 18, हासिल के 1 3 तिया 9 और 1 10 108। ऐसे 40 इंटू 4 तो 4 चौक 16 और ये 0, 5 तिया 15 और 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 और 100 112, तो ये आ जाएंगे 112। 60 को 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 0। अब 4 को 70 से करेंगे तो 7 चौक 28 और 72 को 1 से करेंगे तो 72 ही आता है वो। तो ऐसे ही 1 को 80 से करेंगे तो 80, फिर 2 को 88 से तो 100, तो 88 को 2 से गुणा करेंगे तो 176 बन रहा है। अगला है हमारे पास में 92 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 तिये 27 और ये 95 एज इट इज। तो अब हम इन सबका टोटल करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स करेंगे, सबका टोटल करेंगे, एफ एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा हमारे पास में। इन सबका टोटल बन रहा है हमारे पास में 1779। कैलकुलेशन ही है, आप टोटल कर लेना एक बार, मैंने सीधे लिख दिया। तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ आ गया। अब बस सूत्र में वैल्यू लिखनी है, सूत्र में वैल्यू रखनी है। सूत्र हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ एक्स हमारे पास में 1779
और एफ एक्स हमारे पास में 30, तो एफ एक्स हमारे पास में 30। अब 30 का भाग लगा देंगे, तो इसका भाग लगाएंगे तो वो बन रहा है हमारे पास में 59.3 के समथिंग। तो ये हमारे आंसर आ गए, ये हमारा माध्य आ गया। माध्य कितना है हमारा, तो 59.3। तो पहली विधि कंप्लीट होती है हमारी। प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है एक्स बार बराबर, एक्स बार यानी माध्य, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर सबका सम करना। हमारे पास में एक्स दे रखा है, हमें एफ दे रखा है, तो हम नया कॉलम बना लेंगे एफ और एक्स का। तो एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा नया, फिर एक्स और एफ को गुणा करेंगे, इधर लिखते चलेंगे, फिर इन सब का टोटल कर देंगे। तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, एफ का टोटल कर देंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा हमारे पास में। फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर सूत्र में वैल्यू जो है उसको रखनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, उनको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली विधि कंप्लीट होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो नेक्स्ट हमारी विधि है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन आंकड़ों को वर्गीकृत सारणी के रूप में बदलेंगे। वर्गीकृत सारणी में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम कॉलम ले लेते हैं अपना, तो इधर बना देता हूं मैं, ये रहा अपना, ये हमने कॉलम बना लिया। तो वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने के लिए आपको वर्ग बनाने पड़ेंगे। आप चाहे तो 1 से 10 तक का वर्ग बना सकते हैं, फिर 10 से 20, 20 से 30, आप चाहे तो 10 से 20 भी बना सकते हैं, क्योंकि 10 से पहले कुछ है नहीं, तो 1 से शुरू करने का कोई मतलब है नहीं। आप चाहे तो 10 से भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 15-15 गैप ले रहा हूँ, तो 10 से 25, 15-15 गैप लेकर मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ये हमारे हैं प्राप्तांक, जिसे हमने x लिखा है, और ये हमारे पास में है विद्यार्थियों की, ये हमारे पास में है विद्यार्थियों की संख्या, या जिसे हम f लिख रहे हैं। तो हम 15-15 गैप लेंगे, तो 10 से 25, फिर 25 से 40, फिर 40 से 55, फिर 55 से 70, 70 से फिर 85, और 85 से 100, लास्ट हम 100 ही रखेंगे। 100 से आगे वैसे भी कुछ है नहीं, तो ये आगे हमारे पास में वर्ग। अब इन विद्यार्थियों की संख्या को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन विद्यार्थियों की संख्या लिखने में बहुत से विद्यार्थी चूक जाते हैं। कैसे लिखेंगे, तो पहला वर्ग हमारे पास में 10 से 25, तो 25 को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, 25 को हम यहाँ काउंट करेंगे, 40 को हम यहाँ काउंट नहीं करके यहाँ काउंट करेंगे। तो हम 10 से 25 यानी 10 से 25 नहीं लेंगे, 25 तक के जितने भी हैं वो सब इधर काउंट होंगे। तो 10 से 25, 10 से 20 तक ही आ रहा है, 36 तो आगे आ गया फिर। तो 10 से 25 के बीच में आ रहा है हमारे पास में 2 विद्यार्थी, तो हम ले लेंगे 2 विद्यार्थी। नेक्स्ट है 25 से 40, तो 25 से 40 आ रहा है, 40 तो यहाँ काउंट होगा नहीं, 40 नीचे काउंट होगा, तो हम सिर्फ 36 लेंगे, और 36 में हमारे पास में 3 है, तो ये आ गए हमारे पास में 3 विद्यार्थी। नेक्स्ट है 40 से 55, तो 40 से 55 यही लेंगे, 56 काउंट होगा नहीं, तो 40 से 55 यानी 40 और 50 आ रहे हैं, तो 4 और 3 तो 7 विद्यार्थी। फिर 55 से 70, तो 55 से 70 में हमारे पास में 70 लेंगे नहीं, 70 नीचे काउंट होगा, तो 55 से 70 में हमारे पास में 56 और 60 आ रहा है, तो 2 और 4 विद्यार्थी यानी 6 विद्यार्थी। फिर 70 से 85, तो 70 से 85 में हमारे पास में 70, 72 और 80 आ रहे हैं, 85 नीचे हो तो ज़्यादा हो गया फिर, तो ये हमारे पास में 4, 1 और 1, तो ये आ गए हमारे पास में 6 विद्यार्थी। फिर 85 से 100 तक, तो 85 से 100 तक तीनों ही आ रहे हैं, तो ये 2, 3 यानी 5 और 1 6, तो हमारे पास में 6 विद्यार्थी आ गए। तो ये हमारे पास में सारणी बन गई वर्गीकृत आंकड़ों की। तो एक बार इनका टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास विद्यार्थी टोटल आ भी रहे हैं पूरे या कहीं मिस कर गए हम। तो सबका हम सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा एफ, तो 6, 6, 6 18, और 18 और 6 25, 18 और 7 25, 25 और 3 28 और 2 30, तो 30 विद्यार्थी हमारे पास में टोटल बन रहे हैं। तो इसको मिटाता हूँ, तो अब ये सारणी कुछ काम की नहीं थी तो मैंने मिटा दी। अब ये सारणी बन गई हमारे पास में वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में, तो यही काम की है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में इनका मध्यमान निकालना, तो हम लिखेंगे मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं,
तो मध्यमान निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना। मध्यमान के लिए सिंपल सी चीज़ है कि इन दोनों के बीच का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास में बन रहे हैं 35, जो कि आता है हमारे पास में 17.5 के बराबर। तो पहला मध्यमान आ गया हमारे पास में 17.5। नेक्स्ट है हमारे पास में 25 से 40, तो 25 प्लस 40 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 25 और 40 होते हैं 65/2, तो 65 में 2 का भाग देंगे, तो ये करीब करीब बन रहा है हमारे पास में 32.5। कितना आ गया? 32.5। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने 1 2 निकाल लिया तो फिर आपको वापस से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनका गैप देखेंगे कि इनके बीच में अंतर कितने का है और उसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो इनके बीच में 15-15 का अंतर चल रहा है, 10 से 25 के बीच 15 का, 25 से 40 के बीच में 15 का गैप चल रहा है। तो हम इसमें 15-15 जोड़ते चलेंगे और हमारा आंसर आता चलेगा। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास में बन रहा है वो 46.5 से 15 जोड़ेंगे तो बन रहा है 62.5। 62.5 में 15 जोड़ेंगे, 62.5 में 15 जोड़ेंगे तो बन रहा है 77.5। 77.5 में 15 जोड़ेंगे तो बन रहा है 92.5। तो ये हमारे पास में मध्यमान आ गया इनका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास मध्यमान आ गया। मध्यमान निकालने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम। मध्यमान आने के बाद में नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, 2 कॉलम बनेंगे नेक्स्ट। तो पहला कॉलम बनेगा हमारे पास में, पहला कॉलम बनेगा डी का और नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ और डी का। तो सबसे पहली समस्या ये आती है कि हम डी कैसे निकालेंगे। तो किताब में जो करा रखा है वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक नई विधि सिखाता हूँ। तो डी निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ इनका अंतर देखना है कि इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच में 15-15 का अंतर चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 0 लगा के 15 का पाड़ा लिख देना है। क्या करना है, यहाँ से 0 से 15 का पाड़ा लिख देना है। तो हम लिखेंगे 15 एकम 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 75। तो हमने 15 का पाड़ा लिख दिया, यही हमारा डी है। किताब में थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है, ये आपके सिंपल पड़ेगा। आप ऐसे भी क्वेश्चंस कर दोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। मैंने भी एग्जाम में इसी प्रकार से लिखा था, और तो आप भी ऐसे लिखेंगे तो इजी पड़ेगा, आपके जल्दी हो जाएगा। तो डी कैसे निकालते हैं, तो आपको 0 लगा के जिस भी संख्या का अंतर चल रहा है वो संख्या का पाड़ा लिख देना है। अब हमारे को चाहिए एफ और डी। तो एफ डी निकालने के लिए एफ हमारे पास में ये, डी है हमारे पास में ये, तो एफ और डी को गुणा करना है। तो हम 2 और 0 गुणा करेंगे तो 0, फिर 3 और 15 गुणा करेंगे तो 45, फिर ऐसे 7 और 3 को गुणा, 7 और 30 को गुणा करेंगे तो ये आता है हमारे पास में 210। ऐसे ही 6 और 45 को गुणा करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 6 पंजे 30, हासिल के 30, 6 और 4 24 और 3 27, 270। ऐसे ही 6 को 60 से गुणा करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 360। ऐसे ही 75 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल के 3, 7 6 42 और 3 45, यानी 450। तो ये एफ डी आ गया हमारे पास में। अब तो हमें एफ डी का सिग्मा करना है, यानी एफ डी का हमें टोटल देखना है। तो एफ डी का हम टोटल देखेंगे तो सबसे पहले 5, ये 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23 का 3, हासिल के 2, 4 6, 6 और 9, 9 और ये 13, तो 1335 बन गया हमारे पास में। डी का टोटल चाहिए नहीं हमें, मध्यमान का टोटल चाहिए नहीं हमें चाहिए फिर एफ का टोटल। तो एफ का टोटल हमें कर रखा है 30 आ रहा है हमारे पास में। अब सूत्र लिखेंगे तो सूत्र है हमारे पास में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ, यानी एक तो हमें एफ डी का सिग्मा चाहिए, कर लिया हमने, जो कि एक चाहिए एफ सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ भी हमने निकाल लिया इधर। अब हमारे को चाहिए ए, अब हमारे को चाहिए ए कैसे निकालते हैं, तो ए की भी एक सिंपल सी ट्रिक है। जो भी मध्यमान में सबसे ऊपर है, जो भी मध्यमान में सबसे ऊपर है वही क्या है हमारा
ए, वो क्या है हमारा ए। तो इस ट्रिक से आप करेंगे तो बहुत जल्दी चुटकी में आप आंसर निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए जो भी अंतर चल रहा है जीरो लगा के उसका पाड़ा लिख दो। ए निकालने के लिए जो भी मध्यमान का सबसे ऊपर से ऊपर संख्या है वो हमारा क्या है ए, तो सूत्र में रखेंगे तो ए है हमारे पास में 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी हमारे पास में 1335, तो 1335 सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ हमारे पास में 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17.5 प्लस 30 का भाग देंगे इसमें, तो इसमें 30 का भाग देंगे तो 30 का भाग देंगे तो हमारे पास में बन रहा है 44.5 के करीब। अब इनको टोटल जोड़ देना है तो 17.5 और 44.5 होता है 62 के करीब। कितना बन रहा है तो 62। आप जो किताब में दे रखी है उस विधि से करोगे तो भी आंसर 62 ही आएंगे, इस विधि से करोगे तो भी आंसर 62 ही आएंगे। में दे रखा है ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, इस विधि से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये विधि थोड़ी सी आसान पड़ती है। डी निकालने के लिए आपको कोई झंझट नहीं करनी, नहीं माइनस प्लस का झंझट है कुछ, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जीरो लगा के जिस संख्या का अंतर चल रहा है उसका पाड़ा लिखना है। ए के लिए कुछ नहीं करना, ए के लिए जो भी मध्यमान है उसकी ऊपर से ऊपरली संख्या जो सबसे ऊपर है वो संख्या हमारा मध्यमान है। तो इस विधि से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप कि कल्पित माध्य विधि आपको क्लियर होगी। एक बार वापस से आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख ले एक बार, आपको एक क्लियर समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट विधि हमारे पास में पग विचलन विधि, इस विधि को भी हम ट्रिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले सूत्र है हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ गुणा में h। तो हमें एक तो u की जरूरत पड़ेगी और एक एफ यू की, तो नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास में u और दूसरा बन जाएगा एफ यू का, क्योंकि मध्यमान सेम ही रहेगा, मध्यमान यही निकालना है हमें, तो मैंने मिटाया नहीं है। और विद्यार्थियों की संख्या f यही रहेगा हमारे पास में, ये हमारे कुछ काम का है नहीं, तो आप इसको नहीं भी लिखे तो कोई जरूरत है नहीं। हमारे मध्यमान एफ यू और एफ यू चाहिए सिर्फ, तो एफ है हमारे पास में, मध्यमान है हमारे पास में। अब यू निकालना है तो यू कैसे निकालेंगे, यू निकालने की भी वही ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको। अब सिंपल है, आपको कोई झंझट नहीं लेनी, किसी का पढ़ा नहीं लिखना, आपको जीरो लगाना है और गिनती लिख देनी है, जितनी जीरो लगाना है और जीरो से गिनती लिख देनी है। तो आप ऐसे गिनती लिख दोगे 1 2 3 4 5, ऐसे गिनती लिख दोगे। अब हमारे को एफ यू चाहिए, तो एफ है हमारे पास में, यू है हमारे पास में। यू कैसे निकाला, तो यू का फिक्स पैटर्न है, कोई भी क्वेश्चन हो यू निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, जीरो से जितनी संख्या है वहां तक गिनती लिख देनी है। तो हमने 0 से 5 तक हमने गिनती लिख दी। अब हमारे को चाहिए एफ यू, तो एफ है हमारे पास में 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2 14, फिर 6 तिया 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। तो ये हमारे पास में एफ यू आ गया। अब हमारे को इसका सिग्मा करना है, यानी इन सबका टोटल करना है। तो 3 4 7 7 8 15, 15 और 4 19 का 9 हासिल गए, 1 2 3 4 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 89 ये आ गया हमारे पास में। एफ का पहले हमने कर रखा है सिग्मा, तो सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले ए, तो ए वही फिक्स है कि मध्यमान की सबसे ऊपर की संख्या हमारा ए है, तो ए है हमारे पास में 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ यू हमारे पास में 89, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि सिग्मा एफ यू ये हमारे पास में 89, तो ये आ गया 89 बटेवा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ है हमारे पास में 30 गुणा में एच। तो अब एच का क्या करना है, एच का कुछ नहीं है, सिंपल जितना भी इनके बीच में अंतर था वही क्या हमारा एच। तो हमें पता है इनके बीच में 15 का अंतर था, तो ये क्या हो गया हमारा एच। अब इसको सोल्व कर लेना है, तो 17.5 प्लस 30 का भाग देंगे 89 में, तो 89 में हम 30 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ रहा है 2.97 गुणा में 15, तो 17.5 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास में 44.5। बेसिक गुणा करना है इनको, तो ये आता ही है आपको। तो उसके बाद हम करेंगे इसको, तो 17.5 को हम जोड़ेंगे 44.5 में, तो ये बन रहा है हमारे पास में 62। तो वही सेम आंसर
जो कल्पित विधि से आया, जो प्रत्यक्ष विधि से आया, वही सेम आंसर पग विचलन विधि से भी आ रहा है। तो तीनों विधियों से हमने देखा कि सेम आंसर आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और उसने नाम नहीं दिया कि किस विधि से करो, तो आप इस विधि से करना, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान विधि है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। क्यों? क्योंकि यू निकालना बहुत आसान है। आप जीरो लगाएंगे, जीरो के बाद गिनती लिख देंगे डायरेक्ट। ए निकालना आसान है, मध्यमान का सबसे ऊपर की संख्या ए है, और एफ और यू को गुणा करेंगे, तो चूंकि संख्या छोटी है तो जल्दी से गुणा कर लेंगे, और जोड़ बाकी सिंपल ही होती है, तो आप जल्दी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस विधि से ही करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने तीनों विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों ट्रिक से सीख ली है। तीनों तो क्या, 2 ट्रिक से सीख ली है, और पग विचलन विधि हमने ट्रिक से सीख ली है। तो आप इस वीडियो को एक बार वापस से देखें, ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए कि कैसे निकालना है यू और डी। तो बहुत ही आसान था ये, और हर साल एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। या तो वो आपसे माध्य पूछ लेगा, या माध्यक पूछ लेगा, या बहुलक पूछ लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। सबसे पहले हम वही प्रश्नावली देखने वाले हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 3 महीने के आसपास ही हमारे पास टाइम है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं कराओ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों, सहपाठियों और अपने ग्रुप तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन ट्रिक्स को सीख सके और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि को ट्रिक से कर सके।